हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14, चैप्टर का नाम है वेव्स। और इसके अंदर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और प्रेशर वेव्स। सबसे प्यारा पॉइंट जो इसके अंदर है ना, वो ये समझाने के दौरान आता है कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रेशर वेव्स क्यों कहा जाता है। इसमें आपको कुछ चीजें याद आ जाएंगी। क्लास 9th में एक चैप्टर था साउंड चैप्टर, वहां से। ठीक है, तो अच्छा, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं सर? इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसवर्स वेव, तो उसका भी जिक्र मैं करूंगा आपसे इस लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने किसी भी कंडीशन में प्रीवियस लेक्चर्स को मिस कर दिया है तो भी आई विल ट्राई कि इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आपके लिए वो सारी की सारी चीजें भी कवर अप करवा दी जाए। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके पहले स्लाइड के ऊपर, इसके बेसिक आइडिया वाले स्लाइड के ऊपर। तो सर क्या लिखा हुआ है? अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन इज दैट वेव मोशन इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। एक बात समझ जाओ, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जिक्र हो गया। ठीक है, अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जिक्र हो गया, इसका मतलब ऑब्वियसली मैकेनिकल वेव की बात चल रही है। रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ठीक है, मैकेनिकल वेव में क्या होता है सबसे खास बात सर कि दिस बेसिकली रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ठीक है, यहां पर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मैकेनिकल वेव हो चुका है। ओके सर, डन 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 डन। तो यहाँ पे क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट हार्मोनिक मोशन अबाउट द मीन पोजीशन एंड अलोंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। अब इसका पूरा मतलब क्या होता है? तो ये बात समझाने के लिए आपको सबसे पहले मैं लेकर के आता हूँ ट्रांसवर्स वेव के ऊपर। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं सबसे पहले सर? अपन पहले पढ़ लेते हैं एक बार जो पुरानी चीजें थी, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में सबसे प्यारी बात क्या होती है ना कि देखो, इसमें जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? अब आएगी। जैसे मान लीजिए कोई वेव जो है ना वो इस तरफ प्रोपोगेट कर रही है। सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या होता है इसका सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। तो पहले मैं यहां पे दिखा देता हूं कि भाई ये जो मैंने बना के रखा है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। इसको अपन क्या बोल देंगे? इसको अपन बोल देंगे कि सर दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा इस चीज के ऊपर। जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस कि ये अपने पास में कोई पार्टिकल है। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव मोशन में क्या होता है कि जो ये पार्टिकल है ना, इसका जो ऑसिलेशन हो रहा होता है सर वो ऐसा हो रहा होता है, यहां से ऊपर फिर यहां से नीचे। ठीक है, तो ऐसे इस प्लेन में इसका ऑसिलेशन हो रहा होता है। तो ऑसिलेशन की डायरेक्शन समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये है अपने पास में ऑसिलेशन का डायरेक्शन। ठीक है, और ये है अपने पास में डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए कहा जाता है कि सर ये ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपको फंडा समझ में आ गया। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन में बेसिकली क्या होता है कि पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन हो रहा होता है उसका जो डायरेक्शन है वो दरअसल वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के बाकायदा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ओके सर, डन डन डन। तो उसको अपन लिख लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव सबसे प्यारी बात क्या होती है कि डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू, यहां पे सबसे प्यारी बात क्या होती है सर कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। कौन ऑसिलेट कर रहे हैं सर? ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है ना सर, वो ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्रांसवर्स वेव द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम,
direction of oscillation of particles of the medium, direction of oscillation of particles of the medium is perpendicular to the direction of wave propagation itself. ठीक है, तो is perpendicular to the direction, is perpendicular to the direction of wave propagation itself, is perpendicular to the direction of wave propagation itself. मेरे ख्याल से ये वाला फंड आप लोग के दिमाग में बाकायदा क्लियर हो चुका होगा. तो ये कहानी होती है किसमें, ट्रांसवर्स वेव में. ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे बात करने वाला हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव की. किसकी बात करने वाला हूं बेटा, अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव की. तो उसमें क्या होता है, ऑसिलेशन तो यहां पर भी होता है, लेकिन इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन होता है ना, वो सेम वही डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही होती है. ठीक है, मैं इसको यहां पे आपको लिख करके दिखाता हूं. देखो, तो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, अब हम कहाँ चल रहे हैं सर, अब हम चल रहे हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर. ठीक है, ओके सर, रेडी हैं अपन लोग, बिल्कुल रेडी हैं सर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को लेकर के. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि अपने पास में यहाँ पे कोई ट्यूनिंग फॉर्क है. ठीक है, तो देयर हैज टू बी अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ना, देयर हैज टू बी अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. एब्सोल्युटली सर, तो ये अपने पास में एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है. इसको अपन ने जर्क दिया, तो जैसे अपन इसको झटका मारेंगे ना, तो ये क्या है अपने आसपास, इसमें एक डिस्टर्बेंस की वजह से एक पैटर्न ऑफ फ्रीक, मतलब एक वेव पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो जाता है. ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं एयर के पार्टिकल्स की बात करूँ, मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये झन्नाएगा ऐसे, ठीक है, तो जो यहाँ के पार्टिकल्स है ना, इन सब में क्या आ जाएगा सर, कंप्रेशन. ठीक है, यहाँ के जो पार्टिकल्स है ना सर, इन सब में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, तो मैं एक बार इसको यहाँ पे ऐसे बना करके रख देता हूँ. तो यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ही पास पास है. यहाँ पे सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं ना सर, वो बहुत ही पास पास है. तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे अपन ने क्या डेवलप करवा दिया सर, यहाँ पे अपन ने कंप्रेशन डेवलप करवा दिया, सारे पार्टिकल्स बहुत पास पास है. ठीक है, उसके बाद क्या होगा सर, जैसे ये कंप्रेस होगा ना, तो इसमें बेसिकली क्या है, इस कंप्रेशन वाले रीजन के जो सारे एयर मॉलिक्यूल्स है ना, वो सारे एयर पार्टिकल्स है ना, वो अपनी पोजीशन पे सर वाइब्रेट कर रहे हैं. ऐसे राइट एक्सट्रीम मीन पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम मीन पोजीशन, फिर राइट एक्सट्रीम मीन पोजीशन, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम मीन पोजीशन. ठीक है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है ना, दिस इज जस्ट इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉर्क. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो जाती है इसमें, क्योंकि यही सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है. तो फिर जिस फ्रीक्वेंसी पे ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है ना, वही फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट. ठीक है, एक पार्टिकल है तो पहले राइट में जाएगा, राइट एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर राइट एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर मीन. ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑसिलेशन चल रहा है. अब जैसे यहाँ पे कंप्रेशन होगा, तो ये सामने वाले जो आगे वाले पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब आएगा सर क्या, रेयरफैक्शन का एरिया. यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा रेयरफैक्शन का एरिया. तो यहाँ पर डेंसिटी जो है ना आपको एयर पार्टिकल्स की वो कम दिखने वाली है. ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, क्लियरली यहाँ पे डेंसिटी जो है पार्टिकल्स की कम हो जाएगी. उसके बाद इसके बगल वाले में क्या आएगा सर, इसके बगल वाले में आपको फिर से कंप्रेशन ही नजर आएगा. इसके बगल वाले में आपको फिर से क्या नजर आएगा सर, कंप्रेशन ही नजर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज्ड. इस पूरे रीजन में जो डेंसिटी है ना पार्टिकल्स की वो काफी बढ़ जाएगी. और इसके फिर आगे फर्दर क्या नजर आएगा आपको सर, यहाँ पे फिर से आपको रेयरफैक्शन नजर आएगा. यहाँ पर आपको फिर से क्या नजर आएगा सर, रेयरफैक्शन नजर आएगा. तो लेस रेयरिफाइड मीडियम है ये, डेंसिटी यहाँ पे काफी कम होती है. ठीक है, आ गया ये वाला पूरा फंडा समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया. तो ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द एरिया फॉर रेयरफैक्शन, दिस इज द रीजन फॉर रेयरफैक्शन. और ये वाला जो रीजन है वो कंप्रेशन का रीजन है, ये वाला रीजन जो है वो भी कंप्रेशन का रीजन है. ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेगा, दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस के सेंटर्स के बीच की दूरी. ठीक है, दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस के सेंटर के बीच की दूरी, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द वेवलेंथ. एब्सोल्युटली सही बात है सब. ठीक है, अब उसी तरह से दो कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शंस के सेंटर्स की दूरी, दो कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शन के सेंटर्स की दूरी, इसे भी कहा जाता है क्या सर, इसको भी हम कायदे से वेवलेंथ ही टर्म आउट करते हैं. तो ये इस तरह से प्रोपोगेशन होता है अपने पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का. अब सर यहाँ पे जरा गौर करिएगा क्या होता है, यहाँ पे जो सारे के सारे जो मीडियम के पार्टिकल्स है ना, उनका ऑसिलेशन कैसे हो रहा है सर, ऐसे ऐसे हो रहा है. ठीक है, तो ये राइट एक्सट्रीम जाएगा, फिर मीन, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर राइट एक्सट्रीम जाएगा, फिर मीन आ जाएगा, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम. ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो चुका है सर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन of
particles of the medium. This is the oscillation of particles. This is the oscillation of particles of the medium. Yes sir, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है. This is the oscillation का डायरेक्शन, ठीक है, for the particles of the medium. और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ना तो ये जो पूरा डिस्टर्बेंस का पैटर्न है ना ये आगे की तरफ मूव कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है वो भी राइट हैंड साइड में ही है, ठीक है. तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे कि भाई दिस इटसेल्फ इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन ऑल्सो, ठीक है. दिस इटसेल्फ इज the direction of the wave propagation also. This itself is the direction of the wave propagation itself, ठीक है. यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा अपने दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर आउट हो चुका है. तो कंप्रेशन रिएफैक्शन और आगे करके ऐसा पूरा वेव जो है ना वो आगे प्रोपोगेट हो जाता है. क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज पूरी क्लियर हो चुकी है? यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर. तो ये अपने पास में होता है पूरा का पूरा प्रोपोगेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. खास बात वही है इसमें जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है वो सेम अलाइंड होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इटसेल्फ. ओके सर, डन. ये वाला फंडा मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर आउट हो चुका होगा. अब आपको यहां पर इसके लॉजिक्स पे लेके आते हैं, ठीक है. तो यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा? A longitudinal wave motion is that wave motion in which individual particles of the medium execute harmonic motion. ठीक है, यहाँ पे जो individual particles होते हैं ना मीडियम के, what are they basically executing? They are basically executing harmonic motion अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है. हार्मोनिक मोशन तो होता है अबाउट द मीन पोजीशन ओनली. अच्छा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कहां पर क्या डायरेक्शन है, तो अलोंग द सेम डायरेक्शन अलोंग विच द वेव इज प्रोपोगेटेड, ठीक है. मतलब जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स का भी वाइब्रेशन चल रहा है, ऑसिलेशन चल रहा है, ठीक है. साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है. तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने देखा है ना, इसका सबसे क्लासी एग्जाम्पल, जीता जाता एग्जाम्पल जो है वो साउंड वेव्स का है, ठीक है. तो sound waves basically travel through air in the form of longitudinal waves. यहाँ जो मैंने आपको दिखाया था ना ये पूरा कंप्रेशन रिएफैक्शन का पूरा फंडा, ये बेसिकली साउंड वेव्स ऐसे ही प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है. अगर मान लो पूरा फ्री स्पेस वैक्यूम है तो वैक्यूम में देयर आर नो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है. और अगर कोई भी पार्टिकल नहीं है मीडियम का तो कहाँ कंप्रेशन कहाँ रिएफैक्शन बन पाएगा? कोई कहीं नहीं बन पाएगा. तो फिर साउंड प्रोपोगेट भी नहीं कर पाएगी. आई मेरी बात समझ? साउंड जो है वो प्रोपोगेट भी नहीं कर पाएगी. किस केस में सर? वैक्यूम वाले केस में, ठीक है. ओके, डन. अब यहां पे ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रेशर वेव्स क्यों कहा जाता है, ठीक है. ये आपको जरा समझना पड़ेगा. काफी लोग मेरे ख्याल में समझ चुके होंगे इस बात को कि हाँ सर चमक तो रहा है कि इसको प्रेशर वेव्स क्यों कहा गया है, ठीक है. अगर आप अपना लॉजिक आप बेस कर रहे हैं कंप्रेशन और रिएफैक्शन के ऊपर तो बिल्कुल सही बेस कर रहे हैं, ठीक है. मैं आपको बता दूं कंप्रेशन वाले रीजन में क्या होता है सर. यहां पे आपने देखा है इसको, कंप्रेशन वाले रीजन में क्या होता है कि एयर पार्टिकल जो है ना वो बहुत पास आ चुके हैं, मतलब हाई डेंसिटी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है. डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब है कि यहाँ पे दिस इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है. दिस इज बेसिकली द रीजन फॉर ऑफ हाई प्रेशर. लेकिन अगर आप ये रेयरफैक्शन वाले एरिया पे जरा फोकस करें तो रेयरफैक्शन वाले एरिया में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स ना काफी दूर दूर है. फिर से बोल देता हूँ, रेयरफैक्शन के एरिया में क्या हो रहा है सर कि मॉलिक्यूल जो है ना वो काफी दूर दूर है मॉलिक्यूल्स, ठीक है. अगर मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे लेस डेंसिटी हो जाएगी और यहां पे फिर लो प्रेशर रीजन ये कहलाएगा, ठीक है. तो ये प्रेशर वेव्स का वेरिएशन यहां पे हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं. बिकॉज कंप्रेशन इज अकंपनीड, मैं यहां पे लिख देता हूं कि कंप्रेशन का जो रीजन है ना, कंप्रेशन का जो रीजन है, कंप्रेशन रीजन इज अकंपनीड विथ हाई प्रेशर. कंप्रेशन का जो रीजन है ना दिस इज अकंपनीड विथ हाई प्रेशर, ठीक है. कंप्रेशन का जो रीजन है दिस इज अकंपनीड विथ हाई प्रेशर. और मैं आपको बता दूं कि जो रेयरफैक्शन का रीजन है दैट इज बेसिकली अकंपनीड विथ लो प्रेशर, ठीक है. तो यहां पे अपन लिख देते हैं कि रेयरफैक्शन का जो रीजन है, रेयरफैक्शंस रीजन is accompanied with low pressure. Rarefactions region is accompanied with low pressure, ठीक है. तो यहाँ पे दरअसल प्रेशर का वेरिएशन होता है और इसीलिए अपन इसको ना प्रेशर वेव्स भी कहते हैं. बिकॉज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर के वेरिएशन का ये पैटर्न है फिर, ठीक है. हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो ये इसको प्रेशर वेव्स भी कह देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है. डायग्राम बन चुका है,
पक्का डायग्राम समझ में आ गया था? यस सर, उम्दा तरह से डायग्राम तो समझ में आ गया था। ठीक है, उसके बाद इसको रखता हूं ना मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई थी मैं चाहूँगा कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जितने क्लासी टर्म्स आपके पास लिखे रहेंगे ना, उतना बेटर तरह से अपना आंसर आप प्रेजेंट करके आएंगे, बिकॉज आप जानते हैं इस चीज़ को कि देखो सबको आती रहती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, मेन एग्जाम तक भले कोई 3 दिन पहले पढ़ ले या भले कोई 1 हफ्ते पहले पढ़ ले, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैंक आउट होता है। ब्लैंक आउट होने वाले बच्चे भी हैं। अभी मैं 2 पल के लिए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने पढ़ तो लिया है। ठीक है, बट द थिंग इज दिस कि आप एग्जाम में कैसा प्रेजेंट करके आते हैं आंसर, वो तो डिपेंड करेगा कि भाई आपके दिमाग में कितना सागर भरा हुआ है अच्छे अच्छे टर्म्स का। ठीक है, इफ यू आर नॉट अवेयर विद द क्लासी टर्म्स, तो फिर आपका आंसर जो होगा ना वो फिर उस हिसाब का आंसर नहीं होगा जो कि कॉपी चेक करने वाले को चौंका दे कि भाई क्या सटीक बात लिखी इसने यार। ठीक है, अब वो सब लिखने के लिए क्या होता है कि वो सब लिख तब पाओगे उस लेवल की चीज जब तुमने पढ़ी होगी। यहाँ स्लाइड पे सारी चीजें क्लासी टर्म्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं वही तो चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट जब लेना तो उसको आप कॉपी में उतार ले बाद में, बिकॉज इसी को आप पढ़ोगे। रिटेन अगर तुमने इसका 80% भी कर लिया, 60% भी अगर तुमने इसका रिटेन कर लिया ना, तो अच्छे टर्म्स में आप अपना पूरा आंसर प्रेजेंट करके आओगे, इसकी तो गारंटी रहती है। आई मेरी बात समझ में? तो आंसर प्रेजेंटेबल बनाना, और ये आर्ट, ये स्किल है भाई, ये होनी चाहिए। पता है, ये जो है ना कि आंसर राइटिंग की जो स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज आपको आगे बहुत एग्जाम्स और देने हैं। ठीक है, और एग्जाम्स में डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये बन करके आता है कि आंसर सबने मोटा मोटी तौर पे लिखा तो आंसर एक ही है, लेकिन कैसे आपने उसको क्राफ्ट किया है, कैसे आपने उसको प्रेजेंट किया है, कितना आपने उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस आपका था उसको आपने कैसे उकेरा है कॉपी के ऊपर, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो वो तो प्रैक्टिस से आती है। अब जरा अपन आते हैं यहाँ पे, देख लें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द रीजन फॉर कंप्रेशन एंड दिस इज द रीजन फॉर रेयरफैक्शन। अगेन कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। ठीक है, तो इसी पैटर्न में पूरा चल रहा है। मैंने क्या कहा था भाई, सेंटर्स ऑफ 2 consecutive कंप्रेशंस और सेंटर्स ऑफ 2 consecutive रेयरफैक्शंस दैट कैन बी इजीली टर्म्ड एज द वेवलेंथ। ठीक है, वो जो दूरी होती है ना उसको आप बाकायदा इत्मीनान से वेवलेंथ कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, ये अपने पास में ट्यूनिंग फॉर्क था, इसको अपन ने जर्क दिया, झटका दिया। ठीक है, तो ये इसने क्या अपने आसपास के पूरे मीडियम को डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ पे कंप्रेशन कर दिया, यहाँ पे रेयरफैक्शन कर दिया, यहाँ पे कंप्रेशन कर दिया, यहाँ पे रेयरफैक्शन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने पूरा डायग्राम बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि उम्दा तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, ओके, ये था जस्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यहाँ पे बकायदा कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, पूरा डायग्राम आपके सामने बना हुआ है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन यहाँ पे, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज 0 इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन और जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन और जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है ऑफ द पार्टिकल्स, वहाँ पे जो एंगल है ना वो बकायदा कितना एंगल है सर, वो एंगल अपने पास में 0 के बराबर, आप चेक कर सकते हैं। इसी प्लेन पर, इसी एक्सेस पर ऑसिलेशन भी चल रहा है और इसी एक्सेस पर आगे की तरफ वेव का प्रोपोगेशन भी चल रहा है, तो एब्सोल्युटली द एंगल इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो बेटा, ये वाला पॉइंट लिख लो ना। अगर आप लेक्चर देखने के टाइम पे कॉपी किताब लेके बैठे हुए हो तो बनता ये है कि भाई भले ही वीडियो को पॉज करके तुम 1 मिनट तक नोट डाउन नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। ठीक है, बिकॉज अगर आपने अभी ये टाइम इसके ऊपर लगा दिया नोट बनाने में तो फिर दिस इज गोइंग टू सेव यू इन द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में आप जब रिवाइज करने के लिए बैठोगे ना, आपके पास बहुत ही फिल्टर्ड कंटेंट रहेगा, आप इत्मीनान से सब चीजें सिर्फ नोट से पढ़ लेंगे ना तो भी आपका काम जबरदस्त हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है उसके ऊपर। चलो, in the case of longitudinal waves, the density varies because of pressure and therefore longitudinal waves can also be called as pressure waves। ठीक है, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले ही कर चुका था कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना इसको, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, कंप्रेशन में डेंसिटी बढ़ गई है, रेयरफैक्शन में डेंसिटी कम हो गई है, फिर से डेंसिटी बढ़ गई है, फिर डेंसिटी कम हो गई है। तो जो डेंसिटी बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है, बिकॉज हाई प्रेशर का एरिया ही है, प्रेशर का एरिया, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है, दैट्स वाई ये मॉलिक्यूल जो है ना वो छोटे से एरिया में अपने आपको पैक कर रहे हैं, डेंस हो पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है सर कि यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई है तो प्रेशर भी यहाँ पे कम हो गया, इसलिए डेंसिटी कम हो गई है। आई मेरी बात समझ? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कहां पे हो रहा है सर, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हो रहा है। द डेंसिटी वेरीज, क्या वेरी कर रही है सर, डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी वहां पे कैसी जाएगी सर, डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। देयरफॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज प्रेशर वेव्स।
बिकॉज यहाँ पे कायदे की बात है, प्रेशर का ही वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है सर, ठीक है। इनसाइड द मीडियम द वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे मान लीजिए अगर अपन पानी के अंदर की बात करें, ठीक है, तो पानी के अंदर अगर वेव्स डेवलप हो रही है ना, तो वो वहां पे हो रहा है वॉल्यूम की इलास्टिसिटी की वजह से, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो पानी के अंदर अगर वेव्स डेवलप हो रही है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लेकिन अगर पानी के सरफेस पे अगर बन रही है, ठीक है, तो पानी के सरफेस पे क्या होगा सर, इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल या इलास्टिसिटी ऑफ द शेप की वजह से वहां पे डेवलप होगा, तो वो हो जाएगा अपने पास में क्या है सर, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इनसाइड द मीडियम, जरा ध्यान देना, इनसाइड एनी मीडियम the waves are longitudinal, the waves are longitudinal because of elasticity of the volume, because of volume elasticity, ठीक है। और अगर आप यहां पे सर लिक्विड की बात करें, पानी की बात करें, तो अगर पानी के सरफेस पर वेव्स का डेवलपमेंट हो रहा है ना सर, तो वो अपने पास कैसा होगा सर, वो अपने पास में ट्रांसवर्स वेव का नेचर होगा, ठीक है। तो ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम, अगर अपन सरफेस की बात करें, ठीक है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम, ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम द वेव्स आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम द वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम द वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। और इसके पीछे क्या होगा सर, इलास्टिसिटी ऑफ द शेप होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप, बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी, बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द शेप, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द शेप। मेरे ख्याल से ये वाली चीज आप लोग के दिमाग में बाकायदा तरीके से बैठ गई है, बोलो हाँ कि ना, यस सर, बिल्कुल सटीक बात है सर। तो इनसाइड द मीडियम द वेव्स आर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल, और सरफेस पे कैसे होगी सर, ट्रांसवर्स होगी, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द शेप, ठीक है। ओके सर, डन। ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम द वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। भाई सरफेस ऑफ द मीडियम पे, जैसे भाई लिक्विड वाला केस ले ले, पानी वाला केस ले ले, तो पानी के सरफेस पर जो वेव्स बनती है ना, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रांसवर्स। ऑसिलेशन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा होता है, और वेव जो है ना वो ऐसे आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही होती है, ठीक है। तो जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है उसका ऑसिलेशन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वेव आगे की तरफ मूव कर रही है। दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेव मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव मोशन, ठीक है। तो वही मैंने कहा था और वही यहां पे लिखा हुआ है, आगे पूरी बात समझ में। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब धीरे धीरे क्या होगा ना, अपन वेव इक्वेशन में बढ़ेंगे, और आप बेफिक्र रहना भाई, ठीक है। वेव इक्वेशन, वेव चैप्टर से ही काफी लोग डरते हैं। उसका रीजन एक तो मेरे को ये भी लगता है कि भाई क्या है, क्लास 11 के आखिरी का ही चैप्टर है, ठीक है, लास्ट चैप्टर ये क्लास 11 का। अब उसमें क्या होता है कि 11th में आप कितनी जान लग जाती है ना, और आखिरी के टाइम पे क्या होता है कि ऑब्वियसली यू विल हैव लेस टाइम इन योर हैंड्स। तो उसमें अगर आपने, अब उस समय तक क्या होता है कि कभी कभी आप लैग भी करते हो, मतलब अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ऑसिलेशन, तो आपका भी शायद वीडियो चल रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स का ही, ठीक है। अब वो लाजमी सी बात है, सिर्फ अकेले आप ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको बताएंगे नहीं वो कि अरे भाई मेरा खुद का बैकलॉग चल रहा है, ठीक है। क्या है कि फिर उसमें, जबकि असली बात क्या है भाई, दुख बांटने से क्या होता है, कम होता है, लेकिन लोग समझते नहीं है इस बात को। तो अगर वो बता देगा आपको कि अरे भाई टेंशन मत ले तू यार, मैं खुद भी थर्मो से पीछे हूं अभी, तो उसमें क्या होता है कि फिर सब दोनों को सहानुभूति मिल जाती है कि अरे हाँ हाँ तू भी भाई अपना, तू भी भाई अपना, ठीक है। लेकिन बच्चे ऐसा करता नहीं। मैं तो बोलता हूँ करा करो भाई, अपना जो रियल स्टेटस है वो बताया करो, कि अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो तुम बताया करो दोस्तों कि भाई बैकलॉग है। अगर तुम्हारा दोस्त बोलता है कि भाई मेरा बैकलॉग चल रहा है, लेकिन अगर तुम्हारा बैकलॉग नहीं भी चल रहा है, तो तुम बताओ कि अरे भाई तू अकेला नहीं है, ठीक है, मैं भी उसी चैप्टर पे बैठा हूं अभी। तो उसमें क्या होता है कि सबका स्टेट ऑफ माइंड सही रहता है। नहीं तो क्या है कि एक तो वैसे ही प्रेशर है, उसमें से अगर तुम सामने वाले पे और प्रेशर डाल दोगे ना, तो फिर बेचारा तो उसका खेल ही खराब हो जाएगा। आई मेरी बात समझ? तो भाई इसका ध्यान रखा करो दोस्ती यारी का। ऑन द सर्फेस ऑफ द मीडियम द वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, सही बात है सर। अब देख लो, अ ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। आगे बढ़ रही है ना, अ ट्रांसवर्स वेव और अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलते हैं इसको सर? प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, या फिर ट्रैवलिंग वेव। सर ट्रैवलिंग वेव ही होती है क्या भाई? एक और होती है स्टैंडिंग वेव, वो भी आएगा टॉपिक इसमें आपको प्लेलिस्ट में, इसके बाद आपको टॉपिक्स में मिल जाएगा वो स्टैंडिंग वेव नाम की चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जहां तक इसकी बात है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, उनको अपन प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं, या फिर आप उसको ट्रैवलिंग वेव भी कह सकते हैं। यही बता दूं कि स्टैंडिंग वेव नाम की भी चीज होती है, ठीक है। व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, लेकिन जरा ध्यान दीजिए
समझिएगा कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस का पैटर्न है ना, डिस्टर्बेंस का पैटर्न ट्रैवल कर रहा है, मीडियम के पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि भाई ये वाला पानी का मॉलिक्यूल है, ये वाला पानी का पार्टिकल है, वो ट्रांसपोर्ट होकर के ऐसे आगे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। ये अपनी ही पोजीशन पे क्या है सर, ऑसिलेट करेगा, और सारे के सारे पार्टिकल ये अपनी ही पोजीशन पे करेगा ऑसिलेट, ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल्स करेंगे अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट, और वो जो डिस्टर्बेंस का पूरा पैटर्न है ना, दिस सीम्स लाइक अ साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। आई क्या मेरी बात समझ? यस सर, आगे ये वाली पूरी बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम टू अदर, ठीक है, याद करने वाली बात, दिमाग में रखने वाली बात यहाँ पे क्या है सर, दिमाग में रखने वाली बात यहाँ पे ये है, नोट दैट डिस्टर्बेंस मूव्स एंड नॉट द मटेरियल थ्रू विच द वेव प्रोपोगेट्स, ठीक है। पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, वही तो मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है। वो डिस्टर्बेंस का पैटर्न सीम्स एज इफ वो पूरा का पूरा सब वेव बन गया है। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। यस सर, ये वाली चीज अपने नोट डाउन करके रख ली है। अब आ जाओ, मैकेनिकल वेव इन अ मीडियम शैल बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मीडियम एंड द मोड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव जो है ना, वो ट्रांसवर्स वेव भी हो सकता है, मैकेनिकल वेव इन अ मीडियम, वो ट्रांसवर्स वेव भी हो सकता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकता है। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है सर, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर, ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। और दूसरी खास बात है कि डिपेंड करता है मोड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। भाई वेव अगर डेवलप करिए मतलब डिस्टर्बेंस तो प्रोड्यूस किया गया होगा, ठीक है, तो किस तरह से आपने डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करा है उस पर भी डिपेंड करता है कि वेव कैसी बनने वाली है। आई मेरी बात समझ में? किस तरह से आपने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करा है उस पर भी डिपेंड करता है कि वेव किस तरह की बनने वाली है, ठीक है। इन द केस ऑफ सॉलिड बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट बिकॉज सॉलिड कैन सस्टेन बोथ शियरिंग स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। भाई इस मीडियम के अंदर जैसे मान लो सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड के अंदर ट्रांसवर्स वेव भी मूव कर जाएगी, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी डेवलप हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपने शियरिंग स्ट्रेस अप्लाई करा है या फिर कंप्रेसिव, ठीक है। मतलब जो चेंजेस प्रोड्यूस करवाए गए हैं वो शियरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस करवाया गया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है प्रोड्यूस करवाया गया है। कंप्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस करवाओगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बन जाएंगी, और अगर शियरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस करवाओगे तो वहां पे ट्रांसवर्स वेव्स बन करके आपके सामने आ जाएंगी। आया समझ के नहीं आया? ठीक है, तो कौन सी वेव बनेगी, ट्रांसवर्स होगी कि लॉन्गिट्यूडनल होगी, वो इस बात पर बाकायदा डिपेंड करता है, वो इस बात पर बाकायदा डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ वाइब्रेशन जो है ना वो किस तरह से एक्ट कर रहा है। शियरिंग स्ट्रेन ऐड करेगा तो ट्रांसवर्स वेव बन जाएगी, और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन ऐड करेगा तो मतलब तो अगर यहाँ पे कंप्रेशन करवाओगे तो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बन जाती हैं, ठीक है। ओके सर, डन। गैसेस कैन सस्टेन ओनली कंप्रेशनल स्ट्रेन। गैसेस जो है ना, गैसेस में भाई गैसेस में कहाँ कुछ शेप होता है, या तो शियरिंग स्ट्रेन में कैसे अप्लाई कर दूंगा, ये शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस वगैरह क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। अगर आपने मिस कर दिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जा करके देख लेना बेटा, क्योंकि वो सिलेबस की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, ठीक है। आई मेरी बात समझ? तो गैसेस में देयर इज नो शेप, ठीक है, इसलिए आप उसमें कोई शेयरिंग स्ट्रेन अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पे आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन लगा सकते हो। तो गैसेस कैन सस्टेन, किसकी बात चल रही है सर, गैसेस की, तो गैसेस कैन सस्टेन ओनली कंप्रेशनल स्ट्रेन, ठीक है। गैसेस सिर्फ और सिर्फ क्या सस्टेन कर सकते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशनल स्ट्रेन सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है, और शेयरिंग स्ट्रेन वो सस्टेन नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव एनी शेप ना। तो देयरफॉर ओनली, अच्छा अगर सिर्फ कंप्रेशनल स्ट्रेन काम करेगा तो कंप्रेशनल स्ट्रेन की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या है सर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पास कर पाएगी, ठीक है। तो गैसेस हो गए, एयर हो गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव ऐसे पास नहीं कर पाएगी, ठीक है। जहां तक मैकेनिकल वेव्स की बात है, किसकी बात है, जहां तक मैकेनिकल वेव्स की बात है, पार्टिकल चाहिए ना भाई अपने को तो मैकेनिकल वेव्स में, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे कि अगर कंप्रेशनल स्ट्रेन है, ये कीवर्ड्स लिख रहा हूं मैं आपके पास, अगर कंप्रेशनल स्ट्रेन है तो कंप्रेशनल स्ट्रेन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ, कंप्रेशनल स्ट्रेन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ, किस तरह की वेव बनेगी सर वहां पे, कंप्रेशनल स्ट्रेन की वजह से सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी, ठीक है। दो तरह की स्ट्रेन की आप बात कर सकते हैं यहाँ पे, एक कंप्रेशनल स्ट्रेन की बात करेंगे और फिर आप एक शेयरिंग स्ट्रेन की बात करेंगे। शेयरिंग में क्या होता है कि देयर हैज टू बी सम शेप, ठीक है, देयर हैज टू बी सम शेप। अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस के पास कोई शेप नहीं होता है सर, अगर गैसेस के पास में कोई शेप नहीं होता तो फिर दे कैन नॉट सस्टेन शेयरिंग स्ट्रेन ना, ठीक है, उन पे शेयरिंग स्ट्रेन नहीं लगाया जा सकता है। तो अगर शेयरिंग स्ट्रेन लगता तो ट्रांसवर्स वेव बनता, गैसेस पे शेयरिंग स्ट्रेन नहीं लगाया जा सकता तो वहां पे शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप नहीं किया जा सकता, तो वहां पे ट्रांसवर्स वेव नहीं बन सकती है, ठीक है।
गैसेस पे सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशनल स्ट्रेन डेवलप करवाया जा सकता है, तो उसके बिना पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही डेवलप हो पाती हैं। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएं इसके अंदर। यस सर, तो साउंड ट्रेवल्स थ्रू लिक्विड एंड गैसेस बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज दे हैव वॉल्यूम इलास्टिसिटी। ठीक है, साउंड जो है वो लिक्विड और गैसेस में ट्रैवल कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज दे हैव वॉल्यूम इलास्टिसिटी। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के तौर पे अगर ट्रैवल करना होता तो चाहिए होता है इलास्टिसिटी ऑफ द शेप, जो कि होता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर। ओके, सही वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना एक और चीज देख लो बेटा, यहाँ पे था कंप्रेशनल स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, अगर शेयरिंग स्ट्रेन लग जाए, ठीक है, कैसा बोला मैंने, अगर शेयरिंग स्ट्रेन लग जाए तो शेयरिंग स्ट्रेन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव ओनली। ठीक है, आगे ना पूरी बात समझ में? यस सर, बकायदा पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। यस सर, बिल्कुल डन, डनाडन डन हो चुका है। ठीक है, अगला पार्ट यहाँ पे क्या है बेटा? हाँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। जब भी आप किसी वेव मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होने वाले हैं, जिसमें पहले आता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो भाई जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास में y एक्सिस है, ये अपने पास में इसकी x एक्सिस है, और फिर जो वेव प्रोपोगेट कर रहा है सर, वो वेव प्रोपोगेट कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे सर? दिस इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, ओके, तो एम्पलीट्यूड अपने पास में क्या होता है? ये तो अपना पूरा नोट डाउन अपना हो ही चुका था। अब अपन इसमें आते हैं सबसे पहले एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है सर? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। Amplitude is maximum displacement from the mean position. Amplitude is the maximum displacement from the mean position. Amplitude is the maximum displacement from the mean position. ठीक है, उसके बाद में क्या है सर? वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ अपन जानते हैं क्या होता है सर? वेवलेंथ होता है दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन पूरा वेव पैटर्न बना दें, ये सब हम लोग पहले से देख चुके हैं बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी इसको प्लॉट आउट करना तो जरूरी है। तो ये एक वेव साइकिल है, ये दूसरा वेव साइकिल है। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाएंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की दूरी इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। ठीक है, और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव साइकिल्स एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अपन डिफाइन कैसे करेंगे सर? पहली बात तो फ्रीक्वेंसी को ये सिंबल दिया जाता है न्यू का। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितने वेव साइकिल्स बना लिए गए हैं, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड। ठीक है, क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? बकायदा पूरा क्लियर है। उसके बाद में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? तो एक बार आप जरा एक बार फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसी के साथ साथ यूनिट लिख लीजिएगा इसकी। सीपीएस होती है साइकिल्स पर सेकेंड, या फिर सीधे पर सेकेंड भी कह सकते हैं, या फिर हर्ट्ज कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको हर्ट्ज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर आप इसको आप फिर कायदे से हर्ट्ज भी कह सकते हैं। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं अपन किस पे सर? अब आते हैं अपन किस पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको अपन करेंगे सर ओमेगा से रिप्रेजेंट। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपन करेंगे ओमेगा से रिप्रेजेंट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एंगल अपॉन टाइम। ठीक है, अब जरा गौर करिए, अगर एक साइकिल पूरा खत्म हो गया है तो एंगल कितना हो चुका है? 2 पाई, और समय कितना जा चुका है सर? पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड के बराबर समय जा चुका है। ठीक है, तो 2 पाई को रखिए यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा सर? 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी होता है। तो 2 पाई न्यू, दिस इज इटसेल्फ गोइंग टू बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर? यहाँ से इसकी यूनिट हो जाएगी, जरा गौर करिएगा, 2 पाई मतलब ऊपर 2 पाई था ना, तो मतलब रेडियन, नीचे अपने पास में टाइम था तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म समझ में आ गया क्या? यस सर, पूरा समझ में आ गया। अब आता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को अपन कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? ये होता है 1 अपॉन वेवलेंथ टाइम्स 2 पाई।
2 पाई बाई लैम्डा। इसे कहा जाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इक्वेशंस में इसका भारी भरकम वेटेज होता है भाई, इक्वेशन में के का भारी भरकम वेटेज होता है। अच्छा, वेलोसिटी अपन जानते हैं कि वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ मोशन ऑफ द वेव हो जाएगा। और उसके बाद में फिर एक सिंपल टर्म आता है इनिशियल फेज, जिसको अपन ये कहते हैं कि t इक्वल टू 0 पर फेज क्या था। ठीक है, फेज का मतलब एंगल वाइज उसका पोजीशन क्या था। ठीक है, तो इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है, फेज एट t इक्वल टू 0, फेज एट t इक्वल टू 0, इसे कहा जाता है नथिंग बट जस्ट इनिशियल फेज। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली चीज पूरी क्लियर है? यस सर, बकायदा पूरी क्लियर है। ठीक है, इस पर तो आपके सामने पूरा इक्वेशन ही प्रस्तुत किया जाएगा, डेडिकेटेड लेक्चर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ बस मैंने आपको इन टर्म से क्या है ना कि इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि सब कुछ नया नया आपको ना लगता रहे। ठीक है, अब इक्वेशंस दिखने में कैसी होती हैं सर वेव की? कुछ ऐसी होती है, y इज इक्वल टू a इज द एम्पलीट्यूड, साइन का फंक्शन अपन यूज करेंगे, के अपने पास में क्या होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, के 2 पाई बाई लैम्डा जो होता है, x एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है, ओमेगा अपने पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और t अपने पास में कोई टाइम पीरियड नहीं है, t अपने पास में इंस्टेंटेनियस टाइम है। ठीक है सर, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कब यूज करनी है भाई? ये वाली इक्वेशन जो उसमें माइनस आ रहा है ना, अगर दोनों के बीच में माइनस आ गया, ठीक है, तो ये शो करता है, शोज दैट वेव इज मूविंग, shows that wave is moving along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या शो करता है सर? ये शो करता है कि वेव इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये वाली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी, तो ये शो करता है कि वेव मूव कर रहा है अलोंग द नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, शोज दैट द वेव इज moving, shows that the wave is moving along नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर दोनों के बीच में माइनस आ गया मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर दोनों के बीच में प्लस आ गया मतलब क्या है सर? नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? जल्दी मुझे कंफर्मेशन देंगे, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है अपने पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर प्रेशर वेव्स पर बेस्ड लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी, हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलेंगे, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।